आज का टॉपिक है सरंध्र डॉट प्रयोग पोरूस प्लग एक्सपेरिमेंट। पिछले टर्न पे हमने जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ा था, जूल थॉमसन प्रसार। उसमें जूल और थॉमसन ने एक प्रयोग किया था, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। चित्र 4.4 में इसको दे रखा है। यहाँ पे ये देखिए, सी ये कंप्रेशर है, ठीक है। यहाँ से गैस सिलेंडर में भरी हुई है, उसको यदि प्रेस किया जाए, दबाया जाए, है ना, यहाँ से गैस आती है और इसको तो ये इस सर्पिलाकार नली में से गुजरते हुए आगे बढ़ता है और इस पूरे चेंबर को, सर्पिलाकार नली के चारों ओर एक ये चेंबर बना हुआ है, उसमें शीतल जल है, कोल्ड वाटर है। वो इसलिए है कि जब गैस इस नली में से गुजरती है तो उसके अणु इस नली से टकराते हैं और नली चूँकि कॉपर की या कोई भी चालक पदार्थ है उसकी बनी हुई है, तो उसका टेम्परेचर जो पानी का है वही उसका टेम्परेचर होता है और गैस के अणु इससे टकराते हैं तो उनका सबका टेम्परेचर भी वही हो जाता है और सबका टेम्परेचर सेम हो जाता है। इसलिए वो टकराते हुए गुजरते हैं और लास्ट में यहाँ चेंबर में आ जाते हैं। उनका प्रारंभिक ताप थर्मामीटर यहाँ लगा हुआ वो कितना है, T1 नाप लिया जाता है और प्रेशर कितना है वो यहाँ पे ये मैनोमीटर लगा हुआ है ऊपर, आप देख रहे हैं, इसमें पारा भरा हुआ है। तो वो जितना प्रेशर होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ मेजर करके हम प्रेशर नाप सकते हैं और यहाँ पे ये थर्मोकपल लगा हुआ है जिससे ये टेम्परेचर नाप सकते हैं, ठीक है। जब ये गैस इस चैम्बर में आ जाती है तो आगे आप देख रहे हैं ये स्मॉल BB 2 है ना, ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है। छिद्राकार 2 प्लेटें हैं, उसमें ये W कॉटन भरी हुई है और इन दोनों को कैपिटल BB ये 2 लकड़ी के बक्से हैं उसके अंदर फिक्स कर रखा है। तो जब प्रेशर यहाँ से पड़ता है और जब गैस इधर आती है तो सरंध्र डोट है ना, रुई के अंदर जो छिद्र हैं उसमें से वो गुजरते हुए बाहर की तरफ यहाँ पे आ जाती है और वहाँ पे जब आती है तो बाहर वातावरण का जो दाब है, वायुमंडलीय दाब है, वही दाब है। तो एक तरह से ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैस इन सरंध्र डोट में से गुजरती है तो उनके अणु चारों ओर अंतराण्विक जो बल है वो विरुद्ध कार्य होता है और संरेखित हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं उनकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है और इस तरह से उनका ताप घट जाता है। वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, तो ये चित्र है, मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इसको आपको पढ़ के भी बता दूं कि जूल थॉमसन के सरंध्र डोट प्रयोग जो कि 4.4 में दर्शाया गया, इसमें वास्तविक गैसें जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, वायु, उनको जल वाष्प रहित करके संपीड़क C द्वारा संपीड़ित कर तांबे की सर्पिलाकार नली जो कि S थी उसमें से गुजारते हैं और फिर एक धातु की नली AA में प्रवेश कराते हैं। इस नली के मध्य में सरंध्र डोट लगा होता है और यह डॉट W रुई या ऊन का सरंध्री कुचालक होता है, ठीक है, जिसे 2 महीन छिद्र युक्त प्लेटों BB के बीच में रखते हैं और इसके चारों तरफ कुचालक रुई लपेटी होती है और इसे एक लकड़ी के बक्स BB में रख दिया जाता है ताकि सरंध्र डोट बाहर के वातावरण से पूर्णतः उष्मारोधी रहे। सरंध्र डोट के दोनों तरफ की गैस का ताप नापने के लिए प्लेटिनम के T1 और T2 2 टेम्परेचर थर्मामीटर लगे होते हैं, ठीक है। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर बोलते हैं उनको। और सरंध्र डोट में से गुजरने से पूर्व गैस का दाब मैनोमीटर M द्वारा नापा जाता है और नली स्मॉल AA के दूसरे सिरे का वातावरण से प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण सरंध्र डोट से गुजरने के पश्चात गैस का दाब एक वायुमंडलीय दाब होता है और संपूर्ण उपकरण को शीतलन जल के कुंड में रखते हैं ताकि गैस का प्रारंभिक ताप समान रहे। अब ज्ञात एवं नियत दाब P तथा ताप T1 पर गैस को सरंध्र डोट से गुजारा जाता है। जब गैस का प्रवाह स्थिर हो जाता है तो सरंध्र डोट में से आने वाली गैस का ताप T2 ज्ञात कर लेते हैं और इस प्रयोग द्वारा कई गैसों जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वायु है, हाइड्रोजन व हीलियम आदि गैसों का अध्ययन किया गया जिनमें निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। ये पॉइंट वाइज यहाँ पे बता रखा है। पहला, सभी वास्तविक गैसें उपरोधी प्रक्रम में ताप परिवर्तन दर्शाती, यानी ताप में तो परिवर्तन होगा ही होगा। फिर सरंध्र डोट में से गुजरने के पश्चात ताप परिवर्तन दाबांतर यानी प्रेशर डिफरेंस के अनुकरणवर्ती होता है। तीसरा, हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के अतिरिक्त सभी गैसें सामान्य जो ताप है, नॉर्मल टेम्परेचर, जो कि हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं ताकि केल्विन में कन्वर्ट करें तो कैलकुलेशन में वो 300 केल्विन होता है।
सामान्य ताप पर वो शीतलन प्रभाव दर्शाती है, और हाइड्रोजन तथा हीलियम सामान्य ताप पर तापन प्रभाव दर्शाती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम दो अलग गैसें हैं, बाकी सबको छोड़कर। चौथा पॉइंट है, सभी गैसों के लिए एक नियुक्त व्युत्क्रमण ताप होता है, यानी गैस का प्रारंभिक ताप इससे कम होने पर शीतलन प्रभाव तथा अधिक होने पर तापन प्रभाव उत्पन्न होता है। और सरंध्र डॉट के दोनों तरफ नियत दाबांतर के लिए गैस का शीतलन प्रारंभिक ताप बढ़ने से घटता है। तो ये तो बेसिक बातें हुई। अब हम यहाँ पे सरंध्र डॉट प्रयोग का जो सिद्धांत है, उसकी जो मैथमेटिक्स है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चित्र में देखिए जो 4.42 है, इसमें जूल थॉमसन प्रसार के सरंध्र डॉट प्रयोग में जब गैस को नियत दाब पर सरंध्र डॉट में से रुद्धोष्म रूप से प्रसारित होने दिया था। रुद्धोष्म रूप का मतलब है ये जो गैस भरी हुई है, इसके चारों तरफ जो चैम्बर है वो उष्मा के कुचालक पदार्थ का बना हुआ है, और यहाँ से पिस्टन जब इधर घूमता है तो गैस जो प्रारंभिक दाब है वो P1 है और आयतन V1 है और टेम्परेचर T1 है। हम इसको यहाँ तक लाते हैं और सारी की सारी गैस तब इसमें दूसरे में पहुँच जाए। ठीक है, तो आयतन V1 से 0 करते हैं, तो इसको कक्ष A से जब इसको इधर 0 में आयतन में पहुंचा देंगे, यानी B में पहुंचा देंगे, तो उस पर जो किया गया कार्य है वो PdV होगा, और दाब चूँकि P1 है, आयतन V1 से 0 होता है, तो किया गया कार्य हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका समाकलन करेंगे तो P1 V1, और अपर लिमिट चूँकि 0 है पहले उसको लिखेंगे, बाद में V लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा, इसलिए W1 कितना हो गया, P1 है। इसी तरह से ये जो चित्र दे रखा है, इसमें जब गैस यहाँ से है ना A से जब इसमें आ गई, और B अब ये दूसरा जो पिस्टन था इधर बाहर की तरफ, उस पर गैस द्वारा कार्य किया जाएगा, और पहले आयतन जो B के अंदर 0 था वो गैस से कारण पिस्टन पीछे चला जाएगा और आयतन V2 हो जाता है। तो 0 से V2 हो जाता है, तब इस गैस द्वारा जो किया गया कार्य वो W2 आप निकाल सकते हैं। 0 से V2 करके इसका समाकलन कर देंगे तो W2 P2 V2 के बराबर आ जाएगा। तो कुल किया गया कार्य हम कह सकते हैं W1 प्लस W2, और परिणामी कार्य इस तरह से W1 आपने निकाल लिया, W2 निकाल लिया, और किया गया परिणामी कार्य इन दोनों का योग यानी P2 V2 जो कि धनात्मक है वो पहले लिखेंगे, और माइनस P1 V1 इस तरह से किया गया कार्य आ गया। क्योंकि तंत्र बाहर से उष्मा का विनिमय नहीं करती है, अतः गैस द्वारा किए गए कार्य में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा व्ययित होती है, परिणामस्वरूप तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है। तो यदि तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जाएं क्रमशः कैपिटल U1 और U2 हों, तो आंतरिक ऊर्जा में कमी कितनी आएगी, U2 माइनस U1 होगी। अतः उष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं किसी निकाय को दी गई उष्मा dQ उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du तथा किए गए कार्य dW के योग के बराबर होगी। लेकिन चूंकि ये उष्मारोधी है इसलिए dQ क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो हम कहेंगे du प्लस dW इज इक्वल टू 0, और फिर इसके अंदर हम du U2 माइनस U1 है ना, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और dW का मान ऊपर से हम निकाल सकते हैं, किया गया कार्य ये सब रख देंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा U2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू U1, यानी U प्लस PV एक ऐसा भौतिक राशि है जो बाद में उसको U2 प्लस P2 V2 को लिखेंगे, और पहले U1 प्लस P1 V1 है, इन दोनों का मान बराबर है। इसका मतलब ये U प्लस PV राशि कांस्टेंट रहती है, और क्योंकि ये ऊर्जा को ही व्यक्त करती है और इसको नाम दे दिया पूर्ण उष्मा, निकाय की पूर्ण उष्मा, और इसको एंथैल्पी कहते हैं। तो U इज इक्वल टू U प्लस PV जो कैपिटल H है वो हम कह सकते हैं जूल थॉमसन प्रयोग में जो है एंथैल्पी नियत रहती है। और समीकरण 1 से हम यह भी कह सकते हैं कि ये जो समीकरण 1 है इसमें टोटल है ना, ये जो राशि है P2 V2 अगर ग्रेटर देन P1 V1 है तो U1 भी U2 से अधिक होता, यानी पहले की ऊर्जा ज़्यादा है बाद की कम है, तो इसका मतलब उसमें शीतलन प्रभाव होगा। और यदि P2 V2 P1 V1 के बराबर तो U1 इजिकल टू U2 होगा, अर्थात गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ताप वो का वही बना रहेगा, क्योंकि ताप जो है किसी निकाय का या गैस का वो आंतरिक ऊर्जा के समानुपाती होता है। आंतरिक ऊर्जा नहीं बदल रही है तो ताप भी नहीं बदलेगा। और तीसरा पॉइंट है इफ P2 V2 इज लेस देन P1 V1 तो U1 इज लेस देन V2, अर्थात गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी और इस स्थिति में गैस का तापन प्रभाव हो जाएगा, यानी और ताप बढ़ जाएगा। तो जूल थॉमसन प्रभाव में क्योंकि H जो है वो U प्लस PV था, तो DH अगर इसका अवकलन करेंगे तो DU और P में पहले P को कांस्टेंट रखा V के साथ, फिर V को कांस्टेंट रखा P के साथ, तो ये समीकरण आ गया। लेकिन उष्मागति का प्रथम नियम और द्वितीय नियम से हम जानते हैं TdS इज इक्वल टू DU प्लस
PdV इसको यहाँ रखेंगे du की जगह पे, इसको यहाँ रखेंगे और हम देख रहे हैं इसमें जो धनात्मक राशि है वो जो रहेगी, बाकी कट जाएगा, तो ये TdS प्लस VdP हमारे पास रह जाएगा। ठीक है। और यदि गैस की एंट्रोपी S यहाँ से दिख रहा है, अगर वो ताप और दाब पर निर्भर करती है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन की दर को ताप में जो परिवर्तन है उससे गुणा कर देंगे और एंट्रोपी में परिवर्तन की दर को दाब में जो परिवर्तन से गुणा कर देंगे, तो पहला पद ताप के कारण एंट्रोपी में कितनी मान हुआ और ये दाब के कारण कितना हुआ, दोनों का योग हो जाएगा। तो इस ds को हम यहाँ पे ऊपर रख देंगे, तो ये समीकरण हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। और लेकिन स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से हम जानते हैं कि Cp का मान dQ/dt एट कॉन्स्टेंट P होता है और dQ = TdS रखेंगे तो ये आ जाएगा। और उस मैक्सवेल का जो ऊष्मागतिक संबंध है उससे ताप, दाब, एंट्रोपी और आयतन में जो संबंध है उसको यहाँ काम में लेंगे, तो ये हमारे पास ऊपर जो समीकरण है ये वाली, उसमें ये दोनों ही मान रखेंगे तो ये Cp के रूप में हमारे पास तापांतर का जो समीकरण है वो आ जाएगा। dt = 1/Cp T ΔV ΔT - V और dP बाहर कॉमन आ जाएगा। क्योंकि इस प्रकार में एंथैल्पी नियत रहती है तो हम dt/dP का समीकरण इस तरह से लिख सकते हैं। और जूल टॉनसन प्रभाव में दाब परिवर्तन dP के कारण उत्पन्न परिवर्तन dt के संबंध को दर्शाता है और यह जूल थॉम्सन गुणांक कहलाता है। इस dt/dP h को μh लिख दिया तो ये जूल थॉम्सन गुणांक का सूत्र हमारे पास आ गया। और हम अलग अलग आदर्श गैस के लिए और वान डेर वाल गैस के लिए इसका मान हम निकाल सकते हैं। अगले टर्न पे हम इसको भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।